नमस्ते, मैं सुष्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज फिर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। हम आज की वीडियो में वाक्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। सार्थक शब्दों के जिस समूह से कोई तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए उसे ही हम वाक्य कहते हैं। हम जानते हैं कि वाक्य जो होता है शब्दों का समूह होता है। जब कई सारे शब्द सार्थक रूप से जुड़ते हैं और किसी तात्पर्य की अभिव्यक्ति करते हैं तो वह वाक्य का रूप धारण कर लेता है। हमने वाक्य की परिभाषा को समझ लिया, अब इसके मूल कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः 3 धर्म माने जाते हैं। वाक्य के मुख्यतः 3 धर्म माने जाते हैं, यानी अगर कोई वाक्य अपने 3 धर्म अपने 3 कर्तव्य निभा सकता है तो वह एक सफल वाक्य यानी कह सकते हैं कि वह वाक्य है जिसके लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, उसका कर्तव्य का अपनी अच्छी तरह निर्वाहन कर रहा है। तो वह उसके 3 धर्म होते हैं। पहला आकांक्षा, दूसरा योग्यता और तीसरा आसक्ति। यह वाक्य के मुख्यतः 3 धर्म होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। एक वाक्य का यह कर्तव्य हो जाता है, अगर हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलते समय या उस वाक्य को लिखते समय, उस वाक्य का निर्माण करते समय हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या वह वाक्य योग्यता की कसौटी पे खरी उतरती है या नहीं, आकांक्षा की कसौटी पे और आसक्ति जो इसके 3 धर्म हैं इनकी कसौटी पे सही उतर रही है या फिर नहीं। तो जब हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो हमें इन 3 धर्मों का ध्यान रखना होता है। अब हम समझते हैं कि आकांक्षा क्या होता है, योग्यता क्या होता है और आसक्ति क्या होता है, जिसके बारे में वाक्य निर्माण करते समय हम अक्सर बातें करते हैं या फिर जिनका हम ख्याल रखते हैं। जब हम वाक्य का उच्चारण करते हैं तो जब हम एक पद बोलते हैं उसके तुरंत बाद ही जब हमें दूसरे पद को उच्चारण करने की आकांक्षा या मन में प्रवृत्ति ऐसे उत्पन्न होने लगे तो यह एक वाक्य का धर्म माना जाएगा। यानी जब हम एक पद बोलते हैं, जैसे हमने एक पद लिखा पढ़ता है, हमने बस एक पढ़ता है ये पद लिखा, अब इसके बाद हमारे मन में यह अपने आप यह आकांक्षा उत्पन्न होने लगती है कि हम यहाँ पे कर्ता लिखें, कौन पढ़ता है, यानी हम यहाँ पे जब हमने क्रिया लिखा, पढ़ता है एक क्रिया है, इसके बाद अब हमें ज़रूरत है कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए कौन पढ़ता है, यह पूरा करने के लिए यहाँ पे हमें कर्ता की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यह आकांक्षा उत्पन्न होने लगती है, यह प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है मन में कि जब हमने क्रिया लिखा है तो हम कर्ता को भी लिखें, यानी कौन पढ़ रहा है इस वाक्य को यह लिख कर पूरा करें। तो हमने यहाँ पे अपने लगा दिया बच्चा पढ़ता है या फिर राम पढ़ता है या फिर कोई भी शब्द लगाया जो एक कर्ता के बारे में बताए, जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में बताए, यह हमारी आकांक्षा उत्पन्न हुई। तो यह एक वाक्य का गुण है। जब हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं या एक शब्द लिखते हैं उसके तुरंत बाद ही दूसरे शब्द के उच्चारण की प्रवृत्ति जब हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है तो हम कह सकते हैं कि यह एक सही वाक्य है, यह अपने आकांक्षा के धर्म को पूरी तरह पालन कर रहा है। दूसरा होता है वाक्य का योग्यता। यह एक प्रमुख धर्म है इस वाक्य का। किसी भी वाक्य को जब हम लिखते हैं और वह अपने पदों के अर्थबोध की सामर्थ्य ही न रखता हो तो उस वाक्य को लिखने, उस वाक्य को बोलने या फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। तो वाक्य में यह धर्म होना चाहिए कि वह अपनी योग्यता की श्रेणी को पूरा करे, अपनी योग्यता को दर्शाए, यानी जो उसके पदों का अर्थबोध हो, जिस पद का हम वाक्य में उपयोग कर रहे हैं उसके अर्थबोध का सामर्थ्य रखता हो, वह वाक्य सही वाक्य है जो अपनी योग्यता की कसौटी पे खरा उतरता है। तो समझते हैं, हम एक वाक्य लिखते हैं जल से सींचता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जल से सींचता है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सींचना कार्य है, जो सींचना क्रिया है, उसको करने का सामर्थ्य जल में है, यानी जल इसको सींचने के कार्य को करने के योग्य है। तो अतः यह योग्यता, यह वाक्य जो है अपनी योग्यता दर्शा रहा है। यहाँ पे जो पद उपयोग हुए हैं जल और सींचना, ये दोनों अपना अर्थ बोध कर रहे हैं। जल में यह सामर्थ्य है कि वह सींचने की क्रिया कर सकता है। दूसरा समझते हैं कि आसक्ति, यह वाक्य का तीसरा धर्म है। आसक्ति समझते हैं कि एक पद के उच्चारण के तुरंत बाद ही दूसरे पद का उच्चारण को हम आसक्ति या फिर सन्निधि कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम जब एक वाक्य बोलते हैं, हमने एक वाक्य बोला राम घर जाता है। अब हम इसे समझते हैं कि जब हम एक साथ इन तीनों शब्दों को इस वाक्य में, जब हम वाक्य बोलते हैं राम घर जाता है, तो इसमें कुछ शब्द प्रयोग होते हैं इस वाक्य में, जैसे राम, घर, जाता और है। ये 4 शब्द जब हम एक साथ बोलते हैं, एक शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद ही जब हम दूसरे शब्द का उच्चारण करते हैं, तभी ना यह वाक्य का रूप धारण कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम राम अभी बोल रहे हैं, अभी के 1 घंटे बाद घर बोल रहे हैं, उसके कुछ देर बाद जाता बोल रहे हैं और उसके कुछ देर बाद है बोल रहे हैं, तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह वाक्य सिर्फ कुछ शब्द खंड बन के रह जाएगा, इसका कोई अर्थ बोध नहीं होगा, इसका कुछ तात्पर्य नहीं निकलेगा। तो यह क्या होता है? आसक्ति। यह वाक्य का गुण होता है कि जब हम एक पद का, एक शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसके तुरंत बाद दूसरे शब्द का उच्चारण करें, इससे हम आसक्ति या सन्निधि कहते हैं। हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने एक वाक्य लिखा राम घर जाता है। यह क्या हुआ कि राम शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद ही हमने घर शब्द बोला, इसके तुरंत बाद ही हमने जाता शब्द बोला और इसके बाद हमने है शब्द बोला। तो यह क्या हुआ? यह पूरी तरह से वाक्य बन गया। यह एक अर्थ को दर्शाने लगा, हमारे कहने का तात्पर्य है उसे दर्शाने लगा। तो यह एक वाक्य का गुण हुआ आसक्ति का, जो यह दर्शाता है कि एक शब्द के तुरंत बाद ही दूसरे शब्द का उच्चारण होना चाहिए, तभी कुछ शब्द खंड, कुछ शब्दों का समूह एक वाक्य का रूप धारण करता है। अब हम वाक्य में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, जिन्हें वाक्य में अक्सर प्रयोग किया जाता है या फिर जिसे वाक्य के बारे में अक्सर कहा जाता है। जब हम वाक्य की परिभाषा लिखते हैं, जब वाक्य की परिभाषा बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। अगर दूसरी तरह वाक्य का जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसको व्याख्यात्मक रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम ऐसा बोलने लगते हैं कि उनके पदों का अर्थबोध होना चाहिए, उनके पदों का मतलब निकलना चाहिए, एक पद के उच्चारण के तुरंत बाद दूसरे पद का उच्चारण होना चाहिए। तो अब यह एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि यह शब्द क्या है और पद क्या है। जब हम इसकी परिभाषा बोले थे तो हमने तो यही बोला था कि शब्दों का सार्थक समूह होता है, लेकिन जब हम इसके बारे में जानते हैं तो हमने बार बार पद शब्द का उपयोग करना शुरू किया। तो समझते हैं कि शब्द और पद क्या होते हैं। तो शब्द जब होते हैं, जो शब्द की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि वर्णों के सार्थक समूह होते हैं, वर्णों के कुछ समूह होते हैं, तो वे शब्द कहलाते हैं। और यही शब्द जब उनका उपयोग वाक्य में होने लगता है तो वह पद कहलाने लगते हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, सीमा घर जाती है। सीमा घर जाती है। अगर हम ऐसे सीमा ले लें बिना किसी वाक्य के, हमने एक यही उदाहरण सीमा लिख दिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि सीमा एक शब्द है क्योंकि यह स्वतंत्र है, इसके साथ कोई वाक्य नहीं है। और इसी सीमा शब्द का उपयोग जब वाक्य में हुआ, सीमा घर जाती है, तो यहाँ पे सारे जो शब्द हैं, सारे जो वाक्य के अंग हैं, सीमा, घर, जाना, ये सारे पद बन गए। तो जब
जब शब्दों का उपयोग वाक्य में किया जाता है तो उन्हें हम पद कहते हैं। जब शब्दों का उपयोग वाक्यों में किया जाता है तो उन्हें हम पद कहते हैं। यहाँ पे जितने भी वाक्य के खंड हैं, जितने भी वाक्य के अंग हैं, ये सारे पद कहे जाएंगे। इसके अलावा एक और शब्द हमें सुनने को मिलता है, वाक्यांश। अब इसे हम समझते हैं कि ये वाक्यांश क्या होते हैं। तो बिना क्रिया के दो या दो से अधिक पदों का समूह। बिना क्रिया के, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि बिना क्रिया के दो या दो से अधिक पदों का समूह। यह बिना क्रिया के दो या दो से अधिक पदों के समूह को हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब वाक्यों के अंश। तो जब बिना क्रिया के उपयोग किए हुए दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें हम वाक्यांश कहते हैं। इनका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे हम सब बोलते हैं इतनी देर में। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन यह क्या है, यह इसका कुछ अर्थ निकलता है या कुछ अर्थ बोध करता है, तो यह एक वाक्यांश है। इसके अलावा दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, शाम होते ही। ये जो सारे शब्द हैं, इनमें किसी क्रिया का उपयोग नहीं किया गया है, तो यह वाक्यांश कहे जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।